एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा किया गया। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंप दिया है। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव दिया। इसे गृह मंत्री अमित शाह समेत नितिन गडकरी, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, एलजेपी से चिराग पासवान, हम से जीतन राम मांझी और जन सेना के पवन कल्याण ने अपना समर्थन दिया। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भूटान के किंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष के इंडी गठबंधन में तनातनी देखने को मिलने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भले ही कांग्रेस गदगद है, मगर इंडी गठबंधन के लिए आगे की राह आसान नहीं है। पहले ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से नाराजगी जताई। अब सुनने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन अहम बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे। अब इस सुगबुगाहट के बाद पिछले दिनों महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा के बयान को बल मिल रहा है। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार रही नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के 15 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनेंगे। वहीं कल आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा था कि इंडिया गठबंधन महज लोकसभा चुनाव तक सीमित था। अब इसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अभी तो दिल्ली में आप कांग्रेस का निकाह हुआ था और अभी तलाक भी हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राहुल गांधी पर भड़की नजर आई। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गुस्से का इजहार किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले के अनुसार वे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बाड़मेर में पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगाया, जबकि साउथ की सिंगल मेंबर पार्टी को बुलाया। इन्होंने सरासर मेरा अपमान किया। बाड़मेर और शेखावटी के जाट ग्रुप के 2 नेता नहीं चाहते थे कि मैं गठबंधन में शामिल हूं। उन्होंने एक तरफ तो गठबंधन किया, दूसरी ओर मेरी पार्टी तोड़ी। बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर से कहां कांग्रेस जीती है, वहां से तो आरएलपी जीती है। जब मीटिंगों में मुझे बुलाएंगे ही नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर अपना परचम लहराया। लोकसभा के चुनाव में सब ने अलग अलग वादे किए थे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी का एक वादा काफी चर्चा में था, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही गई थी। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस की गारंटी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने लगी है। चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेस के लखनऊ स्थित दफ्तर में अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी उनके वादों को पूरा करेंगे। वो चुनाव जीत गए हैं। एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों पर वो जीत का परचम लहराने में सफल रहे। इससे पहले कर्नाटक में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बेंगलुरु में आमतौर पर खाली रहने वाले जनरल पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खुलवाने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी जा रही थी। डाकघर में खाते खुलवाने आ रही महिलाएं इस उम्मीद में खाते खुलवा रही थी कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार आई तो उनके खातों में प्रति माह 8,500 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय की थी। उनमें से कुछ महिलाओं का मानना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाने से उन्हें हर महीने 8,500 रुपए मिलने की गारंटी होगी।
डाकघर में खाता खुलवाने आई एक महिला ने बताया कि वह सुबह सुबह ही कतार में लग गई थी। एक अन्य महिला ने बताया कि उसके मोहल्ले में सभी लोग कह रहे हैं कि खाता खुलने के दिन से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए वह भी खाता खुलवाने पहुंची। ज्यादातर महिलाएं शिवाजी नगर, चामराजपेट और आसपास के इलाकों से थी। कांग्रेस कार्यालय पहुंची जुबेदा नाम की एक महिला ने कहा, अब तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब राहुल गांधी ने हमसे जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। उन्होंने चुनाव में कहा था कि वो महिलाओं के खातों में प्रति माह 8,500 रुपये डालेंगे। हम उनके इसी वादे को देखते हुए कार्यालय आए हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए हम जैसी कुछ अन्य महिलाएं एक फॉर्म भरकर कल सुबह तक भेज देगी। जुबेदा ने कहा, पहले तो मुझे कांग्रेस कार्यालय में जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाद में मैं भी जिद पर अड़ गई। उसके बाद मुझे आने दिया गया। वहीं हमें बहुत खुशी है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यालय पहुंची एक अन्य महिला ने कहा, राहुल गांधी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो वादे उन्होंने चुनाव प्रचार में किए थे वो अब पूरा करेंगे। उधर एक अन्य महिला ने बातचीत में कहा, हम कांग्रेस कार्यालय गए लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें भ्रमित किया जा रहा है। कोई कह रहा है आप इतने बजे आओ तो कोई कह रहा है आप इतने बजे आओ। हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। कड़ी धूप में हम कांग्रेस कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा और जो वादे कांग्रेस की ओर से किए गए थे उसे पूरा किया जाएगा। खैर, आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान न करे ऐसा दुर्दिन किसी को देखना पड़े। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। जज कावेरी बावेजा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल को कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उन्हें जमानत दी जाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत पर सुनवाई से कुछ ही समय पहले ईडी का जवाब दिया गया। हरिहरन ने ट्रायल कोर्ट से मामले की सुनवाई कल करने का आग्रह करते हुए कहा कि अग्रिम प्रति का मतलब यह नहीं है कि आप इसे सुनवाई से आधे घंटे पहले मुझे दे दें। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने बताया कि कल की सुनवाई से ट्रायल कोर्ट की गर्मी की छुट्टी में कटौती होगी, जो कल से शुरू हो रही है। एएसजी ने तर्क दिया कि हमारे पास केवल अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मामले हैं। हम पर बहुत अधिक बोझ है। यदि मामला अवकाश न्यायाधीश के समक्ष रखा जाता है तो मैंने अपनी छुट्टी कम कर ली है। इस पर केजरीवाल के वकील ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हरिहरन ने फिर से जोर दिया कि ईडी अदालत की छुट्टियों का हवाला देकर जमानत की सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकता या अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई का विरोध नहीं कर सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट कावेरी बावेजा ने आखिरकार मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और इसे 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार अगली बार मामले की सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई तक फैसला लेगी। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और भाजपा ने अकेले दम पर 240 सीटें प्राप्त की है। आज नई दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। आप वाले दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर हार मिलने की खुशी में लड्डू बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब मुंडन प्रोग्राम किया जाना था, पर सोमनाथ भारती घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। मालवीय नगर से लगातार तीसरी बार केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती ने चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार में आते हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे और चेहरा काला कर लेंगे। हालांकि अब जब तस्वीर साफ हो गई है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तब वो अपने इस बयान से पलट गए हैं। इस पर एक्स पर सुधीर मिश्रा ने लिखा, मुंडा नहीं बनवाएगा सोमनाथ भारती। इसने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो मैं बिना किसी शर्त के अपना सिर मुंडवा लूंगा। आप नेता थूक कर चाटने में माहिर है। इसी सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी, महिला पत्रकार और विदेशी महिला तक का भयानक उत्पीड़न किया। उनको अपने अत्याचार, शोषण का शिकार बनाया। 2 साल की सजा पाया। अब आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि नरेंद्र मोदी से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इससे है कि उन्होंने जिस तरह से अपने शासन के दौरान हुनर दिखाए हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि जनता जिसको मर्जी बनाए, जनता मालिक है और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। लेकिन 400 पार का नारा देकर जनता ने उन्हें 240 सीटें दी। सोमनाथ भारती ने दावा किया कि जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जनमत नहीं दिया है। सोमनाथ भारती ने कहा 160 सीटें नरेंद्र मोदी को मिल नहीं पाई, इसीलिए नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए, क्योंकि यह दायित्व जनता उनको तीसरी बार नहीं देना चाहती। जहां तक सिर मुंडवाने की बात है, मैं एक सनातनी हूं और एक सनातनी के घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो वो संस्कार करवाने के बाद अपना सिर मुंडवाता है। नरेंद्र मोदी को अगर मैंडेट मिलता तो भाजपा को 272 से ज्यादा आता। सोमनाथ भारती ने दावा किया कि भाजपा को बहुमत से नीचे सीटें मिली हैं। सोमनाथ भारती ने कहा अगर पीएम मोदी को मैंडेट मिलता तो वो मानते कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुंडवाकर इसका इजहार किया जाता है। और वहीं उन्होंने कहा था, सोमनाथ भारती पर अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाने का आरोप भी लगा था। उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे पर स्याही भी फेंकी गई थी। वो अक्सर बड़बोलेपन के लिए जाने जाते रहे हैं। खैर, आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। गुजरात में कांग्रेस को 1 सीट, उत्तराखंड में कांग्रेस को 0 सीट, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट, दिल्ली में कांग्रेस को 0 सीट, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट है, सिक्किम में कांग्रेस को 0 सीट, ओडिशा में कांग्रेस को 0 सीट, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 1 सीट। लेकिन गांधी परिवार मीडिया के सामने बड़ी जोश से विक्ट्री साइन दिखाता फिर रहा है। 10 साल से सत्ता से दूर है और इसकी पत्रकारों के साथ बदतमीजी देखिए। कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है। सवाल पूछे।
मेरा बस ये सवाल। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी जिस महिला पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदतमीजी कर रहा है वह महिला पत्रकार कांग्रेस के खेमे की ही है। फिर भी उसने सवाल पूछा तो राहुल गांधी उसे महिला पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदतमीजी पर उतर आए। हालांकि मौसमी सिंह ने भी आपा खो दिया और राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। आप कल्पना करिए, राहुल गांधी यदि पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ जाए तब क्या क्या बोलेंगे। मौसमी सिंह के सवाल पर राहुल गांधी का, यह बीजेपी की लाइन है, उनके सिंबल वाली टी शर्ट पहन लो, कह देना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। कल ही कुछ घंटे पहले आज तक पर हिंदी और इंडिया टुडे पर इंग्लिश में मौसमी का एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की मेहनत की काफ़ी तारीफ की। उस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए मौसमी ने उसी आर्टिकल में से एक पैरा कोट किया, उसमें भी राहुल गांधी की तारीफ ही है। एक नेता को हर तरह के सवाल का जवाब देना आना चाहिए, बजाय पत्रकार को दूसरी पार्टी की लाइन का बता देने के। मौसमी लंबे समय से कांग्रेस कवर करती आई है और राहुल गांधी और उनके साथ बैठे नेताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो अर्नब सुधीर जैसों जैसी नहीं है। एक पत्रकार सवाल तो पूछेगा ही। पत्रकार को खारिज करने से पहले नेता को पता होना चाहिए कि वो सवाल पत्रकार की तरफ से आया है या पत्रकार रूपी प्रवक्ता की तरफ से। वहीं आज कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। इसके लिए वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। कर्नाटक भाजपा द्वारा 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य धारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस विज्ञापन में तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019 से 2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। कथित झूठे विज्ञापनों पर मानहानि का मामला भाजपा महासचिव केशव प्रसाद मौर्य ने दायर किया था। 1 जून को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान सिद्धारमैया और शिव कुमार कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन तब राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे, जिस पर भाजपा के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल गांधी को सीआरपीसी 205 के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे दूसरी बार उपस्थित नहीं हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जोश हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 37 सीटें जीती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा की सीट अपने नाम की है। यहां से उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को हराया है। सांसद चुने जाने के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज सीट छोड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक सीट छोड़नी पड़ेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक वायरल वीडियो में एक पत्रकार पर गुस्सा करते और उसे धमकाते देखे गए। यह घटना तब हुई जब पत्रकारों के एक समूह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी, जिसमें सपा ने 37 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वीडियो में यादव को पत्रकारों से बात करते हुए देखा जा सकता है। जब उनका ध्यान एक पत्रकार की ओर गया, गुस्से में सपा प्रमुख ने कहा, भाई तुम यह क्यों कर रहे हो? दूसरा इलाज कराए क्या तुम्हारा? हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना वास्तव में कब घटी, लेकिन यादव ने 5 जून को नई दिल्ली में इंडी ब्लॉक के अन्य सहयोगियों के साथ केंद्र सरकार बनाने की अपनी योजनाओं पर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक में भाग लिया था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और सपा प्रमुख पर निशाना साधा। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यादव पर गुंडों की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा, सरकार नहीं बनी तो इतनी गर्मी है अखिलेश यादव में कि एक गुंडे छाप की भाषा बोलने लगे। पूरी मीडिया और कैमरे के सामने ही पत्रकार को धमका कर कह रहे हैं, दूसरा इलाज करे तुम्हारा क्या? जरा सोचो, जब सत्ता में रहे होंगे तो कैसे गुंडा राज फैलाया होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लोकसभा चुनाव में सपा के नवनिर्वाचित सांसदों की क्लास लेंगे।
सपा मुख्यालय पर वे पार्टी के सभी निर्वाचित सांसदों के साथ औपचारिक मुलाकात करेंगे। सभी सांसदों को आज मुख्यालय पर बुलाया गया है। सपा मुखिया सांसदों से आगामी रणनीति पर बातचीत करेंगे। मोदी व योगी सरकार से टक्कर लेने के लिए टिप्स भी देंगे। बैठक में खासतौर से इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि जनता ने सपा को जो बड़ी जीत दी है उसको लेकर मोदी योगी सरकार से कैसे लड़ना है, जनता की समस्याओं को कैसे उठकर काम करना है, जनहित से जुड़े विषयों को लेकर सरकार से सवाल जवाब कैसे करने हैं, सड़क से लेकर संसद तक कैसे मुद्दे उठाकर सरकार को आक्रामक तरीके से घेरना है। ऐसे तमाम विषयों पर अखिलेश यादव आज नवनिर्वाचित सांसदों को महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।